Good morning, student. Today we are going to start रेजोनेंस। ये रेजोनेंस जो पार्ट है ये जीओसी का पार्ट है। जब हम जीओसी स्टार्ट किए हुए हैं तो जीओसी में हम लोग देखे थे कि जीओसी का कुछ बेसिक जो बॉन्ड ब्रेकिंग हम लोग उधर पढ़ रहे हैं। अल्टरनेट जो क्लासेस जो चल रहे हैं, तो एक क्लास में हम क्या बात कर रहे हैं, जीओसी का पार्ट की बॉन्ड ब्रेकिंग की बात कर रहे हैं, बॉन्ड फ्यूजन की बात किए हुए थे। अब आज हम बात दूसरे जो क्लास जो होंगे, दूसरे क्लास में हम रेजोनेंस को बारे में स्टडी करेंगे। रेजोनेंस भी क्या है कि जीओसी के ही पार्ट है। दो ऐसे और टॉपिक हम लोग स्टडी करेंगे जीओसी में, जो अलग से मतलब पढ़ लेंगे साइड से, और साइड से पढ़ने के बाद क्या करेंगे कि जीओसी आपका समाप्त हो जाएगा। इस तरह से फिर रिएक्शन मैकेनिज्म आपका स्टार्ट हो जाएगा। जब जीओसी समाप्त होगा तो रिएक्शन मैकेनिज्म स्टार्ट करेंगे। तो जीओसी क्या है, तो जीओसी में हम लोग बात कर रहे थे कि मतलब जीओसी इंटरमीडिएट पार्ट था रिएक्शन का, जिसको जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। तो वहां पर जो आपका अल्टरनेट जो क्लासेज हैं उसमें हम बात कर रहे थे बॉन्ड फ्यूजन, और दूसरे जो क्लासेज आज जो स्टार्ट किए हैं यहाँ पर रेजोनेंस की बात करेंगे। रेजोनेंस में हम लोग स्टडी आज करेंगे, रेजोनेंस के बारे में हम लोग सीखेंगे रेजोनेंस क्या है, क्या एक्सप्लेन करता है। तो कुछ हम पॉइंट्स को नोट डाउन किए हुए हैं, इनको अच्छी तरह से देख लीजिए। पहले इसको एक लाइन बाय लाइन इसको एक्सप्लेन को समझा देंगे। तो फर्स्ट में हम लोग बात करते हैं, पहले बेसिक बातें जो हैं हम लोग देख लेते हैं क्या बेसिक बातें हैं। तो बॉन्ड लेंथ है, तो बॉन्ड लेंथ कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, तो कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन का बॉन्ड लेंथ होता है 1.54 एंगस्ट्रम यूनिट होते हैं। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के बीच में जो बॉन्ड लेंथ है 1.34 एंगस्ट्रम यूनिट है, और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन के बीच में जो बॉन्ड लेंथ है 1.20 एंगस्ट्रम यूनिट है। ये क्या होता है, बॉन्ड लेंथ मेजर किया हुआ है। अब इस बॉन्ड लेंथ मेजर किया हुआ तो हम लोग देख लीजिए कि जो बॉन्ड लेंथ है, एक सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगा, इसके बाद डबल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ, इसके बाद ट्रिपल बॉन्ड लेंथ। मतलब ट्रिपल बॉन्ड का लेंथ बॉन्ड सबसे कम होते हैं और सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होता है। तो जनरली हम लोग अगर बात करेंगे तो सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ ज्यादा होंगे, सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ ज्यादा, इसके बाद डबल बॉन्ड का और लास्ट में जो ट्रिपल बॉन्ड का सबसे कम होते हैं। ट्रिपल बॉन्ड का जो बॉन्ड लेंथ है सबसे कम होता है, सबसे ज्यादा किसका होगा, सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा, इसके बाद डबल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ होगा, इसके बाद ट्रिपल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ। ये तो बॉन्ड लेंथ। अब बॉन्ड एनर्जी की बात किया जाए तो रिवर्सिबल होते हैं, मतलब कि जिसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा उसका बॉन्ड एनर्जी सबसे कम। मतलब कि कह सकते हैं कि अगर बॉन्ड एनर्जी की बात करेंगे तो बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड के होंगे, इसके बाद डबल बॉन्ड के, इसके बाद सिंगल बॉन्ड का। बॉन्ड लेंथ की बात करेंगे तो सिंगल बॉन्ड का ज्यादा होगा, इसके बाद डबल बॉन्ड का, इसके बाद ट्रिपल बॉन्ड का। बॉन्ड एनर्जी की बात करेंगे तो ट्रिपल बॉन्ड का सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी, डबल बॉन्ड की इसके बाद सिंगल बॉन्ड। ये तो बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड लेंथ हम लोग देख लिए कि किसका ज्यादा हुआ किसमें कम था। अब हम इस बात को समझाने के लिए एक एग्जांपल्स लेते हैं। रेजोनेंस को समझाने के लिए हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल्स लेते हैं, और सबसे फेमस एग्जांपल्स बेंजीन। बेंजीन सबसे फेमस एग्जांपल्स है, हम इसको समझा रहे हैं यहां पर। ये तो अब देख लीजिए कि बॉन्ड लेंथ क्या है, इसको हम रफ कर लेते हैं। ये अब बेंजीन है, इसको बनाते हैं
ये बेंजीन है। ये क्या है? ये बहुत फेमस कंपाउंड है ऑर्गेनिका बेंजीन। तो देखिए तो बेंजीन में हम लोग देखिए अल्टरनेट पोजीशन पर क्या डबल बॉन्ड होते हैं, अल्टरनेट पोजीशन पर डबल बॉन्ड होते हैं। आपको अगर मत बेंजीन जो अल्टरनेट पोजीशन पर है तो आप ऐसा भी बना सकते हैं, अगर आप ऐसा ही बना सकते हैं, दोनों सेम है। ये भी क्या है, इसी में भी देखिए तो अल्टरनेट पोजीशन क्या डबल बॉन्ड है। अगर बॉन्ड लेंथ की बात करें तो देखिए तो यहां पर जो बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है तो बॉन्ड लेंथ जो होंगे 1.54 एंगस्ट्रॉम होंगे, 1.54 एंगस्ट्रॉम होंगे। यहां डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड का जो बॉन्ड लेंथ है तो 1.34 एंगस्ट्रॉम होंगे। अगर यहां बात करेंगे तो सिंगल बॉन्ड है तो 1.54 एंगस्ट्रॉम यूनिट होंगे। डबल बॉन्ड है तो 1.34 एंगस्ट्रॉम होंगे। सिंगल बॉन्ड है तो 1.54 एंगस्ट्रॉम होंगे। यहां पर देखिए तो जहां सिंगल बॉन्ड है उस साइड में हम डबल बॉन्ड लगाए तो इसका जो बॉन्ड लेंथ होंगे 1.34 एंगस्ट्रॉम। जहां इस फिगर में देखिए दोनों फिगर को कंपेयर कर रहे हैं, अगर यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो इसका बॉन्ड लेंथ कितना था 1.34 था, जबकि यहाँ सिंगल बॉन्ड होने की वजह से इसका बॉन्ड लेंथ कितना हो जाएगा 1.54 एंगस्ट्रॉम होंगे। देखिए तो एक ही बेंजीन, देखिए तो बेंजीन का दो स्ट्रेसेस खींचे, दोनों का बॉन्ड लेंथ क्या हो रहा डिफरेंट डिफरेंट होगा। इनफैक्ट बेंजीन के ऑल कार्बन जो होते हैं सेम बॉन्ड लेंथ के होते हैं। बेंजीन में जितने भी कार्बन है वो क्या होता है सेम लेंथ के होते हैं। इन एक्चुअल में हम लोग अगर बेंजीन की बात करें तो अगर एक्चुअल में बेंजीन की बात करेंगे तो सभी बॉन्ड लेंथ कार्बन के सेम होते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर बेंजीन का क्या हो रहा 1.54 हो रहा 1.34 हो रहा। यहाँ पर क्या हो रहा कि बॉन्ड लेंथ क्या डिफरेंट डिफरेंट हो रहा है। मतलब डबल बॉन्ड में ज्यादा यदि बॉन्ड लेंथ उसका कम और सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ ज्यादा है। लेकिन एक्चुअल की अगर बात करें, एक्चुअली में अगर बात किया जाए तो ऑल कार्बन कार्बन all carbon carbon bonds are of equal length and इक्वल टू 1.39 एंगस्ट्रॉम। कहता है कि जब एक्चुअल में बेंजीन रिंग का जब बॉन्ड लेंथ कार्बन के बीच में मेजर किया गया तो कितना आया, तो सभी कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ तो सेम थे और उनका जो वैल्यू था बॉन्ड लेंथ का 1.39 एंगस्ट्रॉम यूनिट आए। तो देखिए तो हम लोग फर्स्ट में हम लोग क्या किए कि बॉन्ड जब बेंजीन का चेक कर रहे थे तो सिंगल बॉन्ड का 1.54 रहा था, डबल बॉन्ड का 1.34 आ रहा था। जबकि एक्चुअल में देखा गया बेंजीन कंपाउंड का तो कितना आया, तो सभी कार्बन का बॉन्ड लेंथ सेम होंगे और वो कितना के इक्वल होंगे 1.39 एंगस्ट्रॉम यूनिट के इक्वल होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि मतलब बेंजीन के प्रॉपर्टीज को ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। एक्चुअल में क्या कि ये दोनों से हम लोग बेंजीन के प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर रहे थे। मतलब कि एक ऐसा प्रॉपर्टीज बेंजीन रिंग का शेप था जो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, उसी को एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग रेजोनेंस पढ़ते हैं। तो देखिए तो यहां पर जो बेंजीन रिंग होंगे ये जो बेंजीन है इनके ऑल कार्बन के जो बॉन्ड लेंथ सेम है। तो अगर ये दोनों के बात किया जाए, देखिए एक तरह ऐसे समझते हैं कि अगर ए और ये बी है तो दोनों के अगर बात किया जाए तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है। यहाँ पर देखिए फिगर बी में
यहाँ पर क्या है, ये डबल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड है। तो हम एक इस तरह से कंट्रीब्यूट कर दें, दोनों को स्ट्रक्चर को अगर कंट्रीब्यूट करके एक ऐसा स्ट्रक्चर तैयार किया जाए, एक ऐसा फाइनल स्ट्रक्चर तैयार किया जाए कि दोनों के बात यहाँ पर आना चाहिए। तो अगर दोनों के बात को अगर कंट्रीब्यूट करते हैं, दोनों का बात को अगर लेके चलते हैं, तो देखिए तो जहां सिंगल बॉन्ड है फिर क्या अल्टरनेट पोजीशन पर डबल बॉन्ड है, तो हम बीच का अगर बात करते हैं, नहीं सिंगल नहीं डबल का, तो देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सिंगल है तो सिंगल तो पूरी तरह से सिंगल नहीं रहेगा, यहाँ पूरी तरह से सिंगल नहीं रहा। ये डबल, देखिए यहाँ पर क्या है, डबल है, ये तो पूरी तरह से डबल नहीं रहेगा। फिर सिंगल तो पूरी तरह से सिंगल नहीं रहेंगे, फिर डबल तो पूरी तरह से डबल नहीं रहेंगे, फिर सिंगल तो पूरी तरह से सिंगल ना रहेंगे, और डबल के बाद कहेंगे तो डबल नहीं रहेंगे। मतलब कि कंट्रीब्यूट करके, दोनों स्ट्रक्चर को कंट्रीब्यूट करके एक नया स्ट्रक्चर तैयार करता है, जो पूरी ऑल प्रॉपर्टीज जो बेंजीन के है डिस्क्राइब कर देता है, एक्सप्लेन करता है। इसी को रेजोनेंस कहते हैं। तो अब आते हैं रेजोनेंस के ऊपर, जो लिखे हुए थे। अब देखिए, when any one structure is not able to explain, कहता है कि अगर एक स्ट्रक्चर एक्सप्लेन नहीं करता है, मतलब उनकी जो प्रॉपर्टीज के एक्सप्लेन ऑल दी प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड, कंपाउंड की सभी प्रॉपर्टीज को अगर एक स्ट्रक्चर एक्सप्लेन नहीं करता है, देन टू और मोर सच स्ट्रक्चर्स कंट्रीब्यूट टू फॉर्म अ फाइनल स्ट्रक्चर। कहता है कि दो या दो से अधिक इस प्रकार के जो स्ट्रक्चर्स होंगे वो कंट्रीब्यूट करते हैं, अब कंट्रीब्यूट करके हिस्सा लेते हैं और उसके से एक फाइनल स्ट्रक्चर तैयार होते हैं। देखिए तो ये दोनों क्या किया, कंट्रीब्यूट किया और एक फाइनल स्ट्रक्चर तैयार किया। ये जो आपका यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये फाइनल स्ट्रक्चर है। ये क्या करा, बेंजीन की सारी प्रॉपर्टीज को क्या करा, एक्सप्लेन कर दे रहा है। ये बेंजीन के सारे प्रॉपर्टीज क्या करा, एक्सप्लेन कर रहा है। टू फॉर्म ऑफ फाइनल स्ट्रक्चर्स विच एक्सप्लेन्स द प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड। ये कंपाउंड की क्या कर रहा है, पूरे कंपाउंड का, जो बेंजीन कंपाउंड का एक्सप्लेन कर दे रहा है। तो इस टाइप के इन बेस्ड ऑफ पॉसिबल अवे, मतलब कि ज्यादा से ज्यादा ये क्या कर रहा है, बेंजीन के जो स्ट्रक्चर्स को एक्सप्लेन कर रहा है। इसी को रेजोनेंस कहते हैं। ये फेनोमेना ही क्या कहलाता है, रेजोनेंस कहलाता है। कहते हैं इंडिविजुअल स्ट्रक्चर्स जो होते हैं आर नोन एज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स और कैनोनिकल फॉर्म, मतलब जो सिंगल होते हैं, सिंगल सिंगल जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बोलते हैं या कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स बोलते हैं या फॉर्म बोलते हैं। एंड द फाइनल स्ट्रक्चर्स इज नोन एज रेजोनेंस हाइब्रिड कहते हैं। ये जो फाइनल स्ट्रक्चर जो तैयार हुआ इसको क्या नाम देते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड। ये रेजोनेंस हाइब्रिड का फॉर्मेशन हुआ। अभी दो सिंगल सिंगल जो स्ट्रक्चर, इंडिविजुअल जो स्ट्रक्चर्स है, इनको क्या बोलते हैं, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बोलते हैं। क्या टर्म एज यूज करते हैं, तो ये दोनों स्ट्रक्चर्स क्या होंगे, तो इसको इज कॉल्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स और कैनोनिकल फॉर्म। मतलब ये दोनों जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हो अभी क्या रेजोनेंस हाइब्रिड कहलाते हैं। मतलब कि जो फाइनल जो स्ट्रक्चर्स तैयार होते हैं, मतलब कि इंडिविजुअल जब स्ट्रक्चर्स कंट्रीब्यूट करते हैं और एक फाइनल स्ट्रक्चर्स को तैयार करते हैं, तो फाइनल स्ट्रक्चर्स कॉल्ड रेजोनेंस हाइब्रिड कहते हैं। और जो जो स्ट्रक्चर्स कंट्रीब्यूट हुए हैं उनको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बोलते हैं। क्लियर? दिस फेनोमेना अकर्स डिकोलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन एंड इज नॉन एज रेजोनेंस। मतलब ये क्यों होता है रेजोनेंस, तो रेजोनेंस होता है पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन। मतलब कि देखिए इलेक्ट्रॉन, पहले पाई इलेक्ट्रॉन क्या होता है, लोकल होते हैं, तो यहाँ पर लोकल मतलब क्या,
तो लोकल मतलब उनके पास है अभी। डी लोकलाइजेशन मतलब डी लोकल मीन मतलब अलग अलग जगह से, मतलब कि क्या होता है, पहले यहाँ अगर पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है तो यहाँ से यहाँ पर, फिर इसके बाद यहाँ पर, मतलब ऐसे पूरे घूम रहे हैं। इसको बोलते हैं डी लोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स के एक कारण ये होते हैं रेजोनेंस। क्लियर? ये क्या रेजोनेंस हाइब्रिड तैयार कर लिए, ये रेजोनेंस, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स तैयार हो गए। इस तरह से पूरे फेनोमेना जो ये है ये रेजोनेंस कहलाते हैं। इसको अच्छी तरह से आप नोट डाउन कर ले और इसके बारे में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। इसको हम साफ कर लेते हैं। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स और रेजोनेंस हाइब्रिड के बारे में हम लोग देख लेंगे। तो यहाँ पर हमेशा एक क्वेश्चन राइज होते हैं कि क्या रेजोनेंस एक रियल फिनोमेना है या हाइपोथेटिकल फिनोमेना है। अक्सर बच्चों ने एक बात बोलते हैं कि हाइपोथेटिकल फिनोमेना है, उनको पता होता नहीं है कि रेजोनेंस है क्या, इसके वजह से वो समझ नहीं पाते और हमेशा जवाब एक देते हैं कि हाइपोथेटिकल फिनोमेना है। हम क्लियर करना चाहते हैं कि जो रेजोनेंस है रियल फिनोमेना है, हाइपोथेटिकल फिनोमेना नहीं है। इस बात को महसूस करना होगा, फील करना होगा। हम इस बात को समझाने के लिए और अभी समझने के लिए कुछ ऐसे एग्जाम्पल देते हैं जिनको फील कीजिएगा, महसूस कीजिएगा। देखिए, तो आपके घर में या जनरली सबके घर में ये फैन होते हैं। तो फैन होते हैं तो फैन में 3 ब्लेड होते हैं। फैन में ब्लेड ऐसे होते हैं, जो फैन होते हैं वो ब्लेड ऐसे होते हैं, ब्लेड 1, 2 और 3। ये ब्लेड 3 ब्लेड है। ये जब फैन अभी रुकी हुई है तो अगर फैन को थोड़ा सा मूव करते हैं और मूव किए इस तरह से, तो जो हम ये जो स्ट्रक्चर इनविजुअल जो दिखाई दे रहा है, फैन के जो ब्लेड दिखाई दे रहे हैं इनविजुअल स्ट्रक्चर है, मतलब कि एक कोनिकल फॉर्म है। इस तरह से हम समझेंगे कि जो हम स्ट्रक्चर पहले लेते हैं वो क्या कोनिकल फॉर्म का है। ये जो ब्लेड है, अब क्या करते हैं कि स्विच को ऑन करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी पास होने लगता है और फैन जो है मूविंग करना स्टार्ट हो गया। इस तरह से मूविंग करना स्टार्ट हो गया, इस तरह से मूविंग करना स्टार्ट हो गया। इसका धीरे धीरे इसका स्पीड बढ़ता चला गया। देखिए, तो स्पीड बढ़ता चला जाएगा। तो अगर स्पीड बढ़ रहा है तो अब महसूस कीजिएगा कि जो फैन का जो ब्लेड है वो नहीं दिखाई देता है। जो ब्लेड है फैन का वो दिखाई नहीं देता है। जो अभी दिखाई दे रहा था इंडिविजुअली, जो दिखाई दे रहा था ब्लेड, जो फैन का जो ब्लेड दिखाई दे रहा था वो सिंगल दिखाई दे रहा था। तो इंडिविजुअल स्ट्रक्चर्स है। अब क्या हुआ कि इंडिविजुअल स्ट्रक्चर्स थे तो एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे में बहुत जल्दी चेंज हो जाते थे। जल्दी मतलब कि इंटर कन्वर्जन इनका जो है, मतलब जो एनर्जी है बहुत कम है, बहुत कम टाइम में ही क्या हो रहा, एक स्ट्रक्चर से दूसरे स्ट्रक्चर, दूसरे से तीसरे में, इस तरह से क्या हो रहा, चेंज होते चला जा रहा। जैसे जैसे तेज होते गया फैन का जो ब्लेड अब दिखाई नहीं दे रहा। तो अगर ब्लेड दिखाई तो नहीं दे रहा तो क्या, अगर ब्लेड जो मूविंग कर रहा है, फैन जो चल रही है, तो क्या वो रियल है कि हाइपोथेटिकल है। तो अगर इसको करना, अगर अब चाहिएगा तो फैन में हाथ लगा कर देखिए। अगर आप हाथ लगाइए तो क्या होगा, पता चल जाएगा कि जो फैन चल रहा है, मतलब फैन के जो मूविंग हो रहा है, तो क्या अगर फैन में हाथ आप डालिएगा तो पता चल जाएगा कि रियल है कि हाइपोथेटिकल फिनोमेना है। तो इसलिए क्या होता है कि रेजोनेंस जो है एक रियल फिनोमेना है। बट रेजोनेटिंग जो स्ट्रक्चर्स जो हो रहे थे, मतलब ब्लेड दिखाई दे रहे थे वो शुरू में, वो क्या है हाइपोथेटिकल फिनोमेना, क्योंकि अपने जो एग्जिस्टेंस को लूज कर देता है। इनकी जो एनर्जी इतनी कम होते हैं कि शॉर्ट टाइम में भी क्या होता है कि एक स्ट्रक्चर से दूसरे स्ट्रक्चर में, दूसरे से तीसरे स्ट्रक्चर में, मतलब कि चेंज करते रहता है, मतलब कि एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे में चला जाता है।
मतलब इनका जो एग्जिस्टेंस जो है ये क्या करता है, अपने लूज कर देता है, जिसके वजह से ये हाइपोथेटिकल फिनोमेना कहा जाता है। दूसरे अगर एग्जांपल्स की बात किया जाए तो अगर आप सपोज दैट कि आप फर्स्ट फ्लोर पर पहुंच गए, तो फर्स्ट फ्लोर पर पहुंचे कैसे, तो सीढ़ियों को चढ़कर। तो अब आपसे पूछा जाएगा कि कितने सीढ़ी चढ़ के आए हैं, तो बोलते हैं 20 सीढ़ियाँ या 15 सीढ़ियाँ, इस तरह से आप बता सकते हैं। लेकिन हर सीढ़ी का कुछ ना कुछ गैप होता है, मतलब कि हर जो सीढ़ियाँ हैं कुछ कुछ गैप के अंतराल पर क्या है, सीढ़ी बना हुआ है। अगर सारी सीढ़ी को मतलब उनके गैप को क्या कर दें, कम कर दें, गैप को कम करते चला जाए, गैप को कम करते चला जाए, तो क्या होगा कि नंबर ऑफ जो सीढ़ी होंगे वो बढ़ जाएंगे। और गैप को कम कर दें, और गैप को कम कर दें, मतलब एक लिमिट तक अगर इसको कम कर दें, तो अगर लिमिट तक कम कर देंगे तो देखिएगा कि एक स्लोप तैयार हो जाएगा, उनका क्या हो जाएगा, एक स्लोप तैयार हो जाएगा। तो स्लोप क्यों तैयार हुआ कि जो सीढ़ी था, गैपिंग था, वो क्या होगा, एक दूसरे के ऊपर फिल हो गया। तो गैपिंग जो फिल हो गया, तो अब तो जो सीढ़ी दिखाई दे रहा था वो सीढ़ी दिखाई नहीं दे रहा है, जो सीढ़ी दिखाई दे रही थी पहले से वो अब दिखाई नहीं दे रही। इसका मतलब कि जो हम लोग सीढ़ी की बात कर रहे हैं वो क्या है, हाइपोथेटिकल हो गया। और जो स्लोप तैयार हुआ तो क्या करेंगे, जो रैपिडल स्लोप तैयार हुआ वो क्या होंगे, तो रेजोनेंस हाइब्रिड तैयार हो गए हैं जो दिखाई दे रहा है। तो याद रखिएगा कि रेजोनेंस जो है एक रियल फिनोमेना है और रेजोनेटिंग जो स्ट्रक्चर है हाइपोथेटिकल फिनोमेना है। इस आधार पर अगर हम बात करें कि अगर सीढ़ी अगर दिखाई देने लगा, तो ये जो अगर सीढ़ियां दिखाई देने लगेगा तो ये जो रेजोनेंस का जो प्रिंसिपल है वो उस पर लागू नहीं होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब कि रियल फिनोमेना में है रेजोनेंस, बट रेजोनेटिंग जो स्ट्रक्चर्स है वो क्या है, तो हाइपोथेटिकल फिनोमेना है। दिखाई देना मतलब उनके जो थ्योरी था, जो कंसेप्ट लाया गया था उसको फेल कर देता है, वो ऐसा नहीं होता है। क्लियर। तो हम कुछ पॉइंट्स नोट करते हैं। रेजोनेंस is a real phenomena, but resonating structures are hypothetical इन रियलिटी में क्या हुआ कि इनकी जो एनर्जी होते हैं वो मतलब कि इन रियलिटी में रेजोनेंस जो है वो क्या करता है, एग्जिस्ट करता है, जबकि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एग्जिस्ट नहीं करता है इन रियलिटी। इन रियलिटी में रेजोनेंस हाइब्रिड एग्जिस्ट, क्या रेजोनेंस हाइब्रिड क्या एग्जिस्ट करता है इन रियलिटी में। ये हम लोग मतलब कि रेजोनेटिंग जो स्ट्रक्चर है एग्जिस्ट नहीं कर पाता है, वो अपने एग्जिस्टेंस को लॉस कर देता है, जिसके वजह से हम ये रेजोनेटिंग जो स्ट्रक्चर को हाइपोथेटिकल कहते हैं। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स
small energy gap. So small energy gap प्लेनेटरी स्ट्रक्चर में जो एनर्जी गैप बहुत कम होते हैं, मतलब कम एनर्जी गैप की वजह से क्या करते हैं, कम टाइम में मतलब इंटरचेंज हो जाते हैं, मतलब एक स्ट्रक्चर से दूसरे स्ट्रक्चर में, दूसरे से तीसरे में, इस तरह से इंटरचेंज होता है। क्यों? क्योंकि इनका एनर्जी जो गैप है बहुत कम है। एनर्जी गैप होने की कम की वजह से इनके जो एग्जिस्टेंस है वो अपना लॉस करता है। एनर्जी गैप it loses, it loss structures अपने स्ट्रक्चर्स को क्या करता है, लॉस कर देता है। डेट मीन्स हुआ, डेट मीन्स कि जो इनके स्ट्रक्चर्स हैं तो अपने एग्जिस्टेंस को लॉस करता है। डेट मीन्स होगा लूज एग्जिस्टेंस, अपने एग्जिस्टेंस को क्या करता, लॉस करता है। एग्जिस्टेंस मतलब जो स्ट्रक्चर्स उनको मिला था वो स्ट्रक्चर्स को लॉस कर देता है, इसका मतलब एक हुआ। तो अब देखिए, तो बहुत सारे ऐसे आपको स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, इंडिविजुअल जो स्ट्रक्चर्स है, रियूनाइटिंग स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, तो उनके एनर्जी का गैप कितना होना चाहिए। तो हम यहाँ पर अब समझाना चाहते हैं कि एनर्जी गैप के बारे में। तो अगर बात किया जाए कि जितने भी, अगर एक लिमिट के अंदर ही बात किया जाए, एक दायरे के अंदर ही बात किया जाए कि बहुत सारे आपके पास रियूनाइटिंग स्ट्रक्चर्स है, तो उस रियूनाइटिंग स्ट्रक्चर्स में भी किसी का एनर्जी ज्यादा होगा, किसी का एनर्जी कम होगा। उस दायरे के अंदर ही बात कर रहे हैं कि आपके पास जो रियूनाइटिंग स्ट्रक्चर्स मिले हैं, आपको जो तैयार किए हैं, उनके अंदर ही, उनके दायरे के अंदर ही बात करें कि हर रियूनाइटिंग स्ट्रक्चर का एनर्जी गैप जो होता है अलग अलग होता है। एक बात और मैं बता देना चाहता हूं कि जो एनर्जी जो होता है, एनर्जी मतलब कि इनवर्सली रिलेटेड होते हैं स्टेबिलिटी से। मतलब जिसका एनर्जी ज्यादा होगा मतलब उनका स्टेबिलिटी कम होगा। मतलब कि स्टेबिलिटी और एनर्जी के बीच में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। याद रखिएगा ये पॉइंट को, कि अगर यहां पर हम लिख देते हैं कि एनर्जी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी का, ये बात को कभी भूलिएगा मत, क्योंकि ये बात हमेशा देखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा कि जो एनर्जी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्टेबिलिटी का। अब देखिए, हम बात कर रहे थे कि मेरे पास 3 है, मतलब कि ए है रियूनाइटिंग स्ट्रक्चर, बी रियूनाइटिंग और सी। तो अगर हम जैसे प्रकार से नीचे से हाइट नापते हैं उसी प्रकार से हम एनर्जी नाप रहे हैं, एनर्जी का डायग्राम देख रहे हैं। तो देखिए, तो एनर्जी यहाँ पर ए है, मतलब कि ऐसा यूनिट का स्ट्रक्चर है जिसका एनर्जी इतना है। इसके बाद सेकेंड जो बी है, इसका यूनिट का स्ट्रक्चर, थर्ड यहाँ पर थर्ड का। तो स्टेबिलिटी देखिए तो किसका ज्यादा होगा, सी का सबसे ज्यादा होगा, इसके बाद बी का, इसके बाद सी का ज्यादा होगा, सॉरी बी के बाद ए का होगा। मतलब कि जिसका एनर्जी ज्यादा होगा उनका स्टेबिलिटी कम होगा। अगर तीनों की बात करें, ए बी और सी की बात करते हैं, तो देखिए तो तीनों में एनर्जी का गैप है, एक क्या है, एनर्जी का गैप है। अब तीनों का स्टेबिलिटी की बात किया जाए तो जो सी का ज्यादा स्टेबिलिटी होगा, इसके बाद बी का होगा, इसके बाद ए का होगा। अब बताइए कि जो रियूनाइटिंग स्ट्रक्चर है इससे भी ज्यादा किसी का स्टेबिलिटी होता है, तो हाँ होता है। किसका? तो जो आपका रियूनेंस हाइब्रिड है सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि उनका एनर्जी गैप सबसे कम होगा। ये अगर ए है, अगर ये बी है और सी है, तो
तो इससे भी कम एक का होता है एनर्जी, किसका? तो रेजोनेंस हाइब्रिड का होता है। रेजोनेंस हाइब्रिड का सबसे कम एनर्जी होता है, इसलिए स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होता है। तो याद रखिएगा कि स्टेबिलिटी का अगर बात किया जाए तो रेजोनेंस हाइब्रिड का सबसे ज्यादा होता है। इसके बाद तीन कोनिकल स्ट्रक्चर्स में हम देखेंगे कि किसका एनर्जी कम है, उसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा, ये हम लोग चेक करेंगे। ऐसे बहुत सारे ऐसे इस पर प्रश्न आते हैं कि ऑर्डर में 4 प्रश्न दे दिया गया और कहेंगे अरेंज करना ऑर्डर में इनके एनर्जी के बेसिस पर या स्टेबिलिटी की बेसिस पर पूछा जाता है हमेशा प्रश्न। याद रखिएगा जिसमें एनर्जी ज्यादा होगा उसका स्टेबिलिटी कम होगा, जिसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा उसका एनर्जी कम होगा। ये बात को एकदम क्लियर ही कर लेना। अब बात करते हैं कागज, तो जो देखिए सबसे लास्ट में जो सी बात करते हैं, सी का स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा था, सी का स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा था और इनके बीच में कौन था? रेजोनेंस हाइब्रिड था। इनके बीच में कौन था? रेजोनेंस हाइब्रिड। तो रेजोनेंस हाइब्रिड और मोस्ट जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं इनके बीच में क्या होता है? एनर्जी का गैप। तो इस एनर्जी गैप को ही एक टर्म देते हैं रेजोनेंस एनर्जी। मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है और क्या है? रेजोनेंस हाइब्रिड है। इनके बीच में जो एनर्जी गैप है इस एनर्जी गैप को ही क्या बोलते हैं? रेजोनेंस एनर्जी बोलते हैं। तो यहां पर हम लिखना चाहते हैं रेजोनेंस एनर्जी क्या है? रेजोनेंस एनर्जी एनर्जी डिफरेंस between energy difference between most stable energy difference between most stable reuniting structures reuniting structure and resonance hybrid and resonance hybrid is known as resonance energy। क्या resonance energy क्या मिला? एनर्जी डिफरेंस बिटवीन मोस्ट स्टेबल, आई कंटिन्यू। तो रेजोनेंस एनर्जी क्या था? एनर्जी डिफरेंस बिटवीन मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स एंड रेजोनेंस हाइब्रिड। मतलब इनके बीच में जो एनर्जी का गैप हो रहा था इसी एनर्जी गैप को ही हम क्या बोलते हैं? तो रेजोनेंस एनर्जी कहते हैं। एक बात और मैं क्लियर ही करना चाहता हूं, मोर रेजोनेंस एनर्जी विल बी मोर स्टेबल ऑफ कंपाउंड। मतलब जिस कंपाउंड के बीच में जो एनर्जी का जो गैपिंग है, मतलब रेजोनेंस एनर्जी जितना ही ज्यादा होगा वो कंपाउंड उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। ये बात को हम क्लियर करना चाहते हैं। तो मोर will be value of resonance energy more will be the value of resonance energy more will be the stability of compound। more will be the stability of
कंपाउंड। मतलब ये बात को समझना होगा कि जिसमें मतलब कि जो मोस्ट स्टेबिलिटी ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर था और रेजोनेंस हाइब्रिड के बीच में जो गैपिंग होता है, जितना ज्यादा मतलब रेजोनेंस का एनर्जी का गैपिंग होगा वो ज्यादा से ज्यादा कंपाउंड स्टेबल होगा। इस बात को क्लियर ये करता है। अब इसको ग्राफ के अगर थ्रू देखा जाए, मतलब एक प्लॉट के हिसाब से देखा जाए, तो हम लोग देखेंगे क्या होता है, किस प्रकार से आता है। इसको हम ग्राफ कर लेते हैं। इसको अच्छी तरह से नोट डाउन कर लीजिए। अब हम इसको रफ कर देते हैं पूरी तरह से। अब देखिए ये कोनिकल स्ट्रक्चर्स, ऊपर में क्या है, कोनिकल स्ट्रक्चर्स। ये जो तीनों क्या है, कोनिकल स्ट्रक्चर्स। ए है, ये है, ये बी है और ये सी। ये कोनिकल स्ट्रक्चर्स है, कोनिकल फॉर्म दिए। ये जो क्या, ये रेजोनेंस हाइब्रिड है, रेजोनेंस हाइब्रिड है। देखिए तो ऊपर से नीचे एनर्जी है, ये जो है आपका एनर्जी, मतलब कि जैसे जैसे ऊपर जा रहे थे एनर्जी सबसे ज्यादा ए का था। ए का मतलब कि एनर्जी सबसे ज्यादा, इसके बाद बी का, इसके बाद सी का। अगर एनर्जी की बात करें तो मतलब फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से शॉर्ट में लिखे आर्ट का मतलब रेजोनेटिंग, और इसका मतलब स्ट्रक्चर्स। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है ए, बी और सी, मतलब कि यहाँ पर ए, बी और सी का। तो अगर एनर्जी की बात करते हैं तो जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे से एनर्जी उनका ज्यादा होगा। तो अगर एनर्जी ज्यादा है तो इनका स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, मतलब स्टेबिलिटी इनका कम होंगे। तो एक क्या बता रहे हैं, स्टेबिलिटी की बात कर रहा है, मतलब कि ऊपर से नीचे में स्टेबिलिटी कम जरा। तो ए, बी, सी, मतलब सबसे ज्यादा मोस्ट स्टेबिलिटी अभी कौन है, तो सी का सबसे ज्यादा स्टेबल है। तो कहता है कि मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और रेजोनेंस हाइब्रिड के बीच में जो एनर्जी गैप होगा, इनके बीच में देखिए तो इनके बीच में ये एनर्जी गैप है, इनके बीच में एनर्जी गैप ये है, एक इनके बीच में सी, मतलब कि सी क्या है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में। इन तीनों स्ट्रक्चर्स में सी का अगर स्टेबिलिटी की बात किया जाए तो सी का सबसे ज्यादा है, मतलब कि मोस्ट स्टेबल है, मोस्ट स्टेबल। सी क्या, मोस्ट स्टेबल है। और मोस्ट स्टेबल और रेजोनेंस हाइब्रिड के बीच में जो गैप होता है एनर्जी का, ये एनर्जी डिफरेंस जो होता है, एनर्जी गैप जो होता है, दैट इज कॉल्ड रेजोनेंस एनर्जी। ये क्या कहलाएंगे, ये जो गैपिंग है ये कहलाते हैं रेजोनेंस एनर्जी। इस तरह से रेजोनेंस एनर्जी क्या है कि मतलब ये दोनों के बीच में ज्यादा, मतलब इनके बीच में जितना से ज्यादा एनर्जी का गैप होगा, एनर्जी जितना ज्यादा होगा वो क्या कहलाएगा, रेजोनेंस एनर्जी। और जितना ज्यादा होगा उतना ही कंपाउंड स्टेबल होते चला जाएगा। इनके बीच में क्या जो गैपिंग हो जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा कंपाउंड जो है स्टेबल होते चला जाएगा। इस तरह से आपका जो रेजोनेंस का बात कर रहे थे वो आपका क्लियर हुआ। अब कंडीशन यहाँ पर अप्लाई होता है, कंडीशन फॉर रेजोनेंस, मतलब कि
हम कब समझेंगे कि यहाँ पर रेजोनेंस हो रहा है। एक बात और बता देना चाहता हूं, याद रखिए कि कभी भी रेजोनेंस का रिप्रेजेंटेशन डबल हेडेड एरो से करते हैं। इस एरो को ही, ये रिप्रेजेंटेशन है किसका, तो रेजोनेंस का रिप्रेजेंटेशन है, इसी तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। दो आर्कोनिकल फॉर्म है तो दोनों के बीच में ये एरो देते हैं। क्लियर? तो इस तरह से तो हम कंडीशन फॉर रेजोनेंस जो आपके नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। आज की क्लासेस इतना ही रहेंगे, यहाँ तक मतलब कि एनर्जी, रेजोनेंस एनर्जी तक क्लियर कर दिए। अब कंडीशन देखेंगे कि कब कंडीशन में रेजोनेंस होंगे, किस कंडीशन में नहीं होंगे, होने के लिए कौन कौन से शर्तें हैं, ये सारी बातें हम नेक्स्ट क्लास में सीखने वाले हैं। थैंक यू।